भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने चीन और पाकिस्तान को सीधा सीधा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत शांति तो चाहता है, लेकिन उसकी शांति प्रियता को गलत अर्थों में ना लें, क्योंकि शक्ति के बिना शांति अव्यवहारिक है। भारत शांति के साथ युद्ध के लिए हर वक्त तैयार है। मतलब दुश्मन सुन ले, वो किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर आपकी बात टकराया तो फिर तो तबाही पक्की है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अमन के दुश्मनों की तलाश जारी है। जब भी मौका मिला तो भारत उन दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। सीडीएस अनिल चौहान ने भी साफ कह दिया है, शांति के साथ हम युद्ध के लिए भी हर वक्त तैयार हैं। Peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. And over here, I like to quote a Latin quote which goes like this: "Si vis pacem para bellium," which translates, "If you want peace, prepare for war." सीडीएस चौहान एमपी के महू में आयोजित रण संवाद सेमिनार में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सैन्य संघर्षों का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है और युद्ध जीतने के मायने भी अलग हो गए हैं। समुद्र में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसे देखकर इस्लामाबाद और बीजिंग में भी खौफ है, क्योंकि भारत के दो बाहुबली समुद्र में उतर गए हैं। आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी की कमिश्निंग के बाद भारतीय नेवी की ताकत में डबल डोज का इजाफा हुआ है। ब्रह्मोस और सुपरसोनिक मिसाइल से लैस ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के स्टेल्थ फ्रिगेट्स का हिस्सा है और इस उपलब्धि से दुनिया में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल का डंका बज रहा है। और जब आज विशाखापट्टनम में इनकी कमिश्निंग हुई तो पाकिस्तान में बैठी मुनीर की पलटन घबरा गई। ये पहला मौका था जब अलग अलग शिपयार्ड में निर्मित दो युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी नीलगिरी क्लास सेटल फ्रिगेट्स का हिस्सा है। इनमें पहले से बेहतर तकनीक, हथियार और सेंसर सिस्टम लगाए गए हैं। इन्हें फ्रिगेट्स ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, यानी ये गहरे समुद्र में दुश्मन के खतरों से निपटने में सक्षम है। इनका डिजाइन इतना खास है कि रडार पर इनकी मौजूदगी को पकड़ना मुश्किल है। ये दोनों वारशिप्स समुद्र में चलने वाले बेहद जटिल और जोखिम भरे अभियानों में एक गेम चेंजर साबित होंगी। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के एमडीएल ने बनाया है, जबकि आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के जीआरएससी ने बनाया है। दोनों युद्धपोत पूर्वी बेड़े में शामिल होंगे, जिससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करा पाने में विफल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खींच भारत पर निकाली है और भारत पर 50% टैरिफ वाला अटैक किया है। पिछले कई दिनों से टैरिफ बढ़ाने की धमकियों को लेकर भारत की ओर से कोई खास रिएक्शन न देने पर यह खींच झंझलाहट में बदल गई और आखिर में ट्रंप ने ये बड़ा फैसला ले ही लिया। क्योंकि ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जो फैसला वो एक बार ले लेते हैं उसे हर हाल में लागू करते हैं और भारत जैसी अर्थव्यवस्था पर भी रहम नहीं खाते। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत के सामान पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की थी और 26 अगस्त तक की मोहलत दी थी। साथ में ये शर्त भी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। ट्रंप ने घोषणा तो कर दी, लेकिन भारत ने इस घोषणा को बेहद हल्के में लिया। यहाँ तक कि कई मंचों से ये भी कहलवा दिया कि भारत को जहाँ से सस्ते में तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा, जबकि ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत बातचीत के लिए गिड़गिड़ाएगा। जिसके बाद अब अमेरिका ने एक नोटिफिकेशन जारी कर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी, जो अब से करीब 12 घंटे बाद लागू हो जाएगा। भारत पर टैरिफ अटैक कर ट्रंप अपनी चौधराहट दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए कि भारत में इस समय एक ऐसी सरकार है जो बड़े से बड़े फैसले भी चुटकियों में ले लेती है। भारत की चुप्पी इशारा है कि ट्रंप के घमंड को तोड़ने की तैयारी हो चुकी है, जिसके संकेत पीएम मोदी ने अपनी कर्मभूमि से बीते कल ही दे दिए और साफ कर दिया कि भारत के हित के आगे वो किसी की भी नहीं सुनते। हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। यही नहीं, रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलेआम ट्रंप और अमेरिका की आलोचना की। When people say we are funding the war or putting money in the coffers of Putin, India European Union trade is bigger than India Russia trade. हालांकि भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात कारोबार भारत की जीडीपी का 2.5% है। ऐसे में भारत को जल्द इस पर कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। भारत के तेवर बता रहे हैं कि इस बार वो अमेरिकी दादागिरी के आगे घुटने नहीं टेकने वाला। जानकार मानते हैं कि भारत 4 फ्रंट पर इसका जवाब दे सकता है। पहला,
यूएस से बाहर नए बाजारों की तलाश करी जा सकती है। दूसरा, रूस के साथ नए तरीके से ट्रेड डील करेगा ताकि अमेरिका वाली भरपाई वहां से हो पाए। तीसरा, चीन की तरह अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर पलटवार भी कर सकता है। चौथा, घरेलू उद्योगों और किसानों, पशुपालकों को सब्सिडी या प्रोत्साहन दे सकता है। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार अरविंद केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी हुई है। दावा है कि सौरभ भारद्वाज के मंत्री रहते हुए अस्पताल निर्माण में घोटाला हुआ था। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली और आसपास के इलाकों में 13 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब एक बार फिर आमने सामने है। ऐसे में एक तरफ सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस एक्शन के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और ईडी की छापेमारी का विरोध करने लगे। हालांकि बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी सरकार में घोटाले पर एक्शन बता रही है। उनका दावा है कि केजरीवाल और सिसोदिया की तरह अब सौरभ भारद्वाज का भी नंबर आ चुका है, जिसके बाद जुबानी संग्राम भी शुरू हो गया। सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सब वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा में खूब गोते लगाए हैं। सौरभ भारद्वाज तो मंत्री ही नहीं थे जब ये फैसला अस्पताल निर्माण का हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की साजिश है। ये मामला साल 2018 से 2019 का है। इस दौरान 1125 करोड़ रुपए का आईसीयू हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, जिसके तहत 6800 बेड बनाने का वादा था, लेकिन भारी भरकम खर्च के बावजूद ये प्रोजेक्ट आज भी आधा अधूरा है। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की तारीफ अमूमन होती रहती है, लेकिन इस बार तो इसरो के चेयरमैन और उनकी तरफ से जमकर योगी के लिए कसीदे पढ़े गए। मौका अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के आगमन पर स्वागत कार्यक्रम का था, जिसमें इसरो के चेयरमैन वी नारायण भी पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान वी नारायण ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी फॉर अरेंजिंग सच अ वंडरफुल felicitation function. Even though I am from Kanyakumari, we always look at UP, how the UP CM is governing and taking the UP to greater and greater heights, and thereby the country is growing. इधर इसरो के चेयरमैन सीएम योगी की तारीफ कर रहे थे। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बार बार सीएम योगी की तरफ उनका एक्सप्रेशन देख रहे थे। इस दौरान वी नारायण ने कहा, यूपी का विकास अन्य प्रदेशों के लिए प्रेरणा स्रोत है। योगी सरकार की योजनाओं की हर तरफ चर्चा होती है। इससे पहले सीजेआई बीआर गवई भी मुख्यमंत्री योगी की लीडरशिप की तारीफ कर चुके हैं और उनके मॉडल की जमकर सराहना कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता के फाइनल यानी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और इसके लिए वो संगठन में बड़ा बदलाव भी करेगी, जिसमें जातीय समीकरण से लेकर दावेदार की सक्रियता तक हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं और नेताओं के साथ मंथन भी होगा। यानी मिशन 27 से पहले समाजवादी पार्टी अपने सेनापतियों को नया रूप देने जा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा संगठन को मजबूत करने के लिए फेरबदल करने जा रही है। माना जा रहा है कि नवरात्रि के बाद 30 से 35 जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं, जबकि बाकियों पर पार्टी दोबारा भरोसा जता सकती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी अपने एनडीए फॉर्मूले पर जोर दे रही है और अगर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति इसी के तहत की गई तो यादव जाति की भागीदारी कम की जाएगी। कुर्मी, राजभर, निषाद और दलित समाज के नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। साथ ही दूसरी जातियों के नेताओं को भी मौका मिलेगा। पीडीए समाज के ऊपर अन्याय हुआ। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी को सितंबर के आखिर तक संगठन में फेरबदल करना है। इसके बाद पार्टी पंचायत चुनावों की तैयारी में जुट जाएगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि अखिलेश यादव किन नेताओं पर दांव खेलते हैं, क्योंकि संगठन का यही फेरबदल 2027 में अखिलेश की किस्मत तय करेगा। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ झंडा बुलंद किए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगामी दुर्गा पूजा को लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। सीएम ने पुलिस विभाग को स्पष्ट हिदायत दे दी है कि पूजा के दौरान कोई भी गड़बड़ी या उपद्रव अगर करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया गया तो सीधे गोली मार दी जाए। सीएम हेमंता असम के धुबरी के दौरे पर गए थे। यहाँ पत्रकारों ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने फिर से इस बात की पुष्टि कर दी। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শুট এণ্ড সাইট অৰ্ডাৰ থাকে, আমি অৰ্ডাৰ উইথড্ৰ কৰা নাই, চলি আছে। গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে বিপদ আছে।
गौरतलब है कि असम में ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जहां कई इलाकों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होने पर हिंदुओं को पूजा करने से रोका जाता है। हिमंता सरकार असामाजिक तत्वों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तो करती ही रही है और अब तो बुलेट कार्रवाई का भी आदेश दे दिया है। बिहार में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, लेकिन इस बार लाठी और भैंस दोनों को बदलने के लिए राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर चुकी हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और इसके पीछे की रणनीति नीतीश कुमार के कोर वोटर को पाले में लाने की है, आधी आबादी को साधने की है, जिसकी कमान इंडिया गठबंधन ने प्रियंका गांधी को सौंप दी है। और बिहार के सियासी रण में बहन भाई की जोड़ी दमखम के साथ आगे बढ़ रही है। एनडीए के गढ़ में सेंधमारी के लिए प्रियंका गांधी भी हुंकार भर रही है। इस दौरान वो कह रही है, हम ठान कर निकले हैं, वोट चोरी नहीं होने देंगे, आपका हक नहीं छीनने देंगे। प्रियंका के इस मैसेज के पीछे की रणनीति जो भी हो, लेकिन फोकस बिहार की आधी आबादी पर है, क्योंकि मिथिलांचल के 7 जिलों में 60 सीटें हैं। सरकार बनाने में मिथिलांचल काफी अहम है। वैसे मिथिलांचल एनडीए का गढ़ माना जाता है और यहाँ निर्णायक भूमिका में महिला वोटर हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी मिथिलांचल को साधने के लिए मैदान में उतर चुकी है। इसके पीछे की एक और खास वजह है। दरअसल मिथिलांचल का इलाका कांग्रेस और आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की सियासी केमिस्ट्री बनने के बाद ये एनडीए के मजबूत दुर्ग में तब्दील हो चुका है। तभी एनडीए के इसी गढ़ को भेदने के सियासी मकसद से महागठबंधन ने वोट अधिकार यात्रा का रूट चुना है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में उमड़ रही भीड़ को लेकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठा दिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इनकी तुलना राक्षसों से कर डाली है। पूर्णिया में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए गिरिराज सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, इन राक्षसों को अंत करना जरूरी है और उन्होंने नरसिंह भगवान के जयकारे भी लगवाए। एक बार बोलिए, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। गिरिराज सिंह के निशाने पर भले ही अवैध घुसपैठिए हों, जो इन जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार और वोटर कार्ड मिलने के आधार पर कहे जा रहे हों, लेकिन इशारा राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर ही था। पूर्णिया में बहुत राक्षस आ गया है बांग्लादेश से और आ गया है ना, तो उस राक्षस सबको मारना है ना। दरअसल बीते दिनों पूर्णिया की रैली में राहुल और तेजस्वी के मंच पर मुस्लिम नेताओं के ना दिखने का मुद्दा उठा था, जिसके बाद मंच पर कुछ स्थानीय मुस्लिम नेताओं को खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद से बीजेपी हमलावर है। बिहार में इस समय मंत्रियों के बुरे दिन चल रहे हैं। कहीं लोग किसी मंत्री को दौड़ा रहे हैं तो कहीं सभा में बवाल हो जा रहा है। दरभंगा में जनसंवाद कार्यक्रम में ही बवाल मच गया। जनता ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा दिए, जिसके बाद बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भड़क गए और जनता को मंच से ही धमकाने लगे। दरअसल बीते शुक्रवार को दरभंगा में जनसंवाद कार्यक्रम था, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी के अलावा सांसद शांभवी चौधरी भी शामिल हुई। जब वो जनता को संबोधित करने के लिए उठी तो वहाँ पर मौजूद जनता उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगी और नारे लगाने लगी कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लोगों के विरोध पर शांभवी के पिता अशोक कुमार चौधरी भड़क गए और डीएसपी को निर्देश देते हुए बोले कि इनका फोटो लीजिए और सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए मामले में कार्रवाई कीजिए। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के एक बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं और इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीतू पटवारी को हटाने की मांग कर डाली है। दरअसल जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर पूरे देश में कहीं की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं तो वो मध्य प्रदेश की हैं। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। बस इस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये बयान प्रदेश की लाडली बहनों का अपमान है और जीतू पटवारी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तीज के त्योहार के दिन बहनों का अपमान ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, न हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। इतना ही नहीं, सीएम मोहन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से माफी मांगने और जीतू पटवारी को हटाने की मांग की है। उधर पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी के बयान का विरोध भी शुरू हो गया है।
मुंबई में गणेश चतुर्थी का पर्व जितनी श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है, उतनी ही चुनौती सुरक्षा को लेकर भी होती है। लेकिन इस बार भीड़ पर निगरानी रखने के लिए मुंबई पुलिस हाईटेक कदम उठा चुकी है और मुंबई में करीब 11,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, जिसमें 300 कैमरे एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्मार्ट कैमरे हैं। मूर्ति के ठीक सामने आपको ये जो सीसीटीवी देखने के लिए मिल रहा है, ये नॉर्मल सीसीटीवी नहीं है, ये एआई बेस्ड सीसीटीवी को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। एक ये रहा और थोड़ा सा हमने कैमरामैन से कहूँगा इधर थोड़ा सा पीछे मुड़ के दिखाएंगे, एक वो रहा, आपको एक और देखने के लिए मिल रहा है, ये भी एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरा है। ये कैमरे चेहरा पहचानने, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर अलर्ट देने में सक्षम हैं। गणेश पंडाल है, 300 सीसीटीवी पूरे शहर में उनको लगाया गया है। बाकी अगर मैं बात करूं पूरे शहर में नॉर्मल के तो सीसीटीवी के बाद तकरीबन 11,000 सीसीटीवी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर सफल रहता है तो आने वाले समय में मुंबई के बाकी हिस्सों में भी ऐसे एआई सीसीटीवी कैमरे चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे, खासकर जहां पर भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एयरपोर्ट का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है और बुलडोजर से कार्रवाई भी चल रही है। बुलडोजर एक्शन उन घरों मकानों के खिलाफ हो रहा है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री में आ रहे थे। करीब 8 से 10 ऐसे मकान हैं जिसे पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ध्वस्त किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये तमाम घर एयरपोर्ट के विस्तार में रुकावट बन रहे थे, जिसे कोर्ट के आदेश पर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दरअसल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 30 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन 8 मकान मालिक इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए, जिसकी वजह से एयरपोर्ट का काम अब तक रुका हुआ था। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 21 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, जिसके बाद इलाके में बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में अवैध कब्जों के खिलाफ धाकड़ एक्शन जारी है और इस बार एमसीडी का बुलडोजर हरिनगर इलाके में गरजा। आरोप यह है कि यहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानें बनाई गई थी, जिन्हें बुलडोजर चलाकर अब जमींदोज किया गया। देखिए कैसे पीला पंजा बिना रुके वार कर रहा है। एक एक प्रहार में अवैध कब्जों की नींव हिल रही है। लोहे की ताकत ऐसी कि पल भर में पूरी दीवार ध्वस्त कर दी गई। सड़क किनारे बनी ये दुकानें बुलडोजर की मार झेल नहीं सकी। एक बार में छत टूटी, दूसरा वार पड़ा तो दीवार समेट ली गई और तीसरे ही प्रहार के साथ पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मौके पर तैनात पुलिस की टीमें हर कदम पर चौकसी बरतती रहीं, जिससे बुलडोजर की कार्रवाई में कोई रुकावट न आए। एमसीडी की ये कार्रवाई साफ संदेश दे रही है कि अवैध कब्जा करोगे तो बुलडोजर गरजेगा, नियम तोड़ोगे तो यही हश्र होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी तक नहीं सुलझा कि उसके बाद एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। दुर्गा कुंड स्थित मर्दाना इमामबाड़े में कुआं मिला है और इसके बाद हिंदू पक्ष के दावे और मजबूत हो गए हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि इमामबाड़े में सिर्फ कुआं ही नहीं, मंदिर भी है। प्रशासन ने इमामबाड़े के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस इमामबाड़े पर बुलडोजर भी चल सकता है। लेकिन जैसे ही इमामबाड़े के मुतवल्ली ने सालों से ढके हुए इस कुएं से पर्दा हटाया तो सब हैरान रह गए। पर्दे के पीछे जालियों के बीच एक बड़ा कुआं दिख रहा है। ये तस्वीर वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित मर्दाना इमामबाड़े की है। हिंदू पक्ष के लोगों ने पहले ही इस इमामबाड़े में कुआं होने का दावा किया था। उनके मुताबिक पहले कुएं के पास एक ताजिया रखा जाता था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सिर्फ छोटा हिस्सा बनाया, बाद में चबूतरे का निर्माण कर जमीन पर कब्जा कर लिया और इसे धीरे धीरे इमामबाड़े में तब्दील कर दिया। इस इमामबाड़े में सिर्फ कुआं नहीं, मंदिर भी है। आपको बता दें कि नगर निगम की 240 स्क्वायर मीटर जमीन पर मर्दाना इमामबाड़ा बना है। पुराने दस्तावेजों की जांच जारी है। नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है और अब इस पर बुलडोजर एक्शन का खतरा भी मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बयान पर घमासान छिड़ गया। दरअसल बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा था कि भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं बल्कि सम्राट अशोक का भोपाल है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में इतिहास पर नया बघेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल मुसलमानों का नहीं है। भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है। वहीं इसके बयान पर एमपी के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई। सांसद जी वही पैदा हुए हैं, उनके बाप दादा कहाँ पैदा हुए थे ये बता दें। वो भोपाल सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका मुसलमान का सबका भोपाल है, मगर इनका कहना गलत है। किसी में दम नहीं है भाई, वो तय करने वाले कोई नहीं होते, ये सबका है भाई, अपन इंडियन है।
वहीं बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इस बयान को देश विरोधी सोच बता दिया। आस्था और विश्वास की मिसालों में उत्तर प्रदेश का लखनऊ हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार चर्चा का कारण एक अंग्रेज सैनिक की मजार है, जहां लोग चादर या फूल नहीं बल्कि सिगरेट चढ़ाते हैं। ये मजार ब्रिटिश सेना में काम करने वाले कैप्टन फ्रेडरिक वेल्स के नाम पर बनी है और इन्हें ही सिगरेट बाबा की मजार, जिसे गोरा बाबा या कप्तान शाह बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मजार के ठीक सामने ASI का बोर्ड है, जिस पर मूसा बाग किला संरक्षित घोषित किया गया है, यानी ये मजार कहीं न कहीं अवैध कब्जा करके बनाई गई है। पीछे आप एक मजार देख रहे होंगे, ये जो मजार है ये अंग्रेज F. वेल्स की मजार है कि कैसे एक अंग्रेज की जो कब्र थी उसको मजार में तब्दील कर दिया गया। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि सिगरेट चढ़ाने से बाबा खुश हो जाते हैं और मुराद पूरी कर देते हैं। यहाँ पे सिगरेट भी, दारू भी सब चढ़ाया जाता है। यहाँ पे हाँ सिगरेट चढ़ाई जाती है। बहुत पुरानी मजार है, बहुत माने जाने बाबा है। ये अनोखी मजार सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर एक अंग्रेज सैनिक की कब्र कैसे आस्था की आड़ में अवैध कब्जा बन गई। निक्की मर्डर केस में पुलिस फिलहाल मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर ही आगे बढ़ रही है, जो पूरी तरह से विपिन और उसके परिजनों के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन विपिन के पड़ोसियों ने एक नई थ्योरी पेश कर दी है और वो कंचन को जिम्मेदार बता रहे हैं। जी मीडिया जब पड़ोसियों से दहेज के इस जल्लाद परिवार के बारे में जानकारी लेने पहुंचा तो सबने इसे सिरे से खारिज कर दिया और दावा कर रहे हैं कि जब घटना घटी वो बाहर था। पड़ोसी महिलाएं कंचन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वीडियो क्यों बनाई उसने? पहले अपनी बहन को करती, जो कुछ करना है उसे। उसने ही आग लगाई है बहन का। लता न ले गई, सूटकेस है, इतनी पन्नी है, 4 गुल्लक है, चप्पल को तो कह रही है मैं मेरी चप्पल रहे। दिल्ली के डाबरी इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सलीम नाम के शख्स पर रूपा नाम की एक लड़की की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोपी सलीम को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसने रूपा का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद रूपा की बॉडी को बोरी में भरकर नाले के पास फेंककर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पर बने टैटू से लड़की की पहचान की। 21 अगस्त को जो रूपा है वो सलीम के घर पर जाती हुई दिखती है और फिर उसके बाद में जो सलीम है 22 तारीख की सुबह के वक्त में उसकी हत्या करने के बाद इसी घर से जो डेड बॉडी है वो लेकर के निकलता है। जांच में पता चला कि पैसे के लेन देन को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस को शक है कि कहीं हत्या के पीछे लव जिहाद का मामला तो नहीं, कहीं रूपा पर सलीम धर्म परिवर्तन का दबाव तो नहीं बना रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इन दिनों बिहार के समस्तीपुर में ट्यूबलाइट गैंग काफी एक्टिव हो चुका है। कभी गाड़ी तो कभी दुकान में आग लगा रहे हैं, जिससे पूरे जिले में दहशत का माहौल है। ये लपटें सिर्फ आग की नहीं, ये लपटें खौफ की हैं, आतंक की हैं और खुली चुनौती की है। बिहार के समस्तीपुर में ट्यूबलाइट गैंग नाम के अपराधियों ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग अब रात में चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं। कभी किसी की कार को आग के हवाले कर रहे हैं, तो कभी दुकान को निशाना बना रहे हैं और जाते जाते धमकी भरा पत्र छोड़ जाते हैं। कर्पूरी ग्राम इलाके में ट्यूबलाइट गैंग की दहशत का आलम ये है। आसपास के लोग पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि शाम होते ही दुकानें बंद कर घर लौट जाते हैं। समस्तीपुर में गैंग का आतंक अब पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में इलाके के सभी CCTV खंगाले जा रहे हैं, संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद एक मंदिर में ऐसा भक्त पहुंचा जिसने पहले देवी मां की पूजा की और फिर हाथ जोड़कर दर्शन किए और मौके का फायदा उठाकर भगवान के सामने ही चोरी करके फरार भी हो गया। लेकिन चोर महाराज को ये कौन समझाए कि मंदिर में चोरी करके भगवान से कैसे छुपा जाएगा। शायद वो सोच रहा था उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन असल में मंदिर में CCTV में उसकी ये सारी करतूत रिकॉर्ड हो रही थी। घटना विश्वनाथ मंदिर की है, जहां चोर पहले पूरे भक्तिभाव से आया, देवी मां की पूजा अर्चना की, फिर हाथ जोड़कर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मां मुझे माफ कर देना, काम बड़ा जरूरी है, और रेलिंग कूदकर पैसे चुरा लिए। भगवान के सामने से चढ़ावा उठाकर चोर महाराज ऐसे चंपत हुए जैसे कोई काम पूरा कर ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले ली हो। अब पुलिस पुजारी की शिकायत पर जांच कर रही है और चोर महाराज का भक्त अवतार हर एंगल से CCTV में कैद है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर कुदरत के प्रकोप से दहला है। डोडा में बादल फटने के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं और तावी नदी में रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इसके चलते सड़कों पर पानी का सैलाब उतर आया है, रास्ते डूब गए हैं और लोगों की जिंदगी थम गई है। तावी का उफान इतना खतरनाक है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को वो अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है।
भले ही तस्वीर अलग अलग हो, लेकिन हर जगह कहानी एक जैसी है। तवी नदी का उफान इस कदर बढ़ चुका है कि उसके सामने कुछ भी टिक नहीं पा रहा। पानी का सैलाब सड़कों को तोड़ रहा है, रास्तों को डुबा रहा है, और जो भी इसके बीच फंसा उसका नामो निशान मिटने में देर नहीं लगेगी। कुदरत का ये रौद्र रूप जम्मू को दहला रहा है। ये सैलाब और उससे उठती लहरें सिर्फ पानी की लहरें नहीं, बल्कि खौफ का मंजर है। जो सामने दिखेगा उसे अपने साथ बहा ले जाएगी। हर गुजरते पल के साथ कुदरत का ये कहर जम्मू कश्मीर में तबाही की तस्वीरें और डरावनी बना रहा है। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक बस यही डरावना मंजर दिखाई देगा। जरा सोचिए, जब यही सैलाब निचले इलाकों में उतरेगा तो वहाँ का हाल क्या होगा। पानी की हर लहर मौत बनकर टकराएगी और जिंदगी को अपने साथ ले जाएगी। अब ये देखिए सैलाब कैसे चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार ऐसी है कि ये पानी नहीं, मौत का सैलाब है जो तवी की लहरों में तबाही लिखकर आगे बढ़ रहा है। जम्मू में बादल फाड़ तबाही के बाद हाल बेकाबू है। नदियों में सैलाब इतना कि मकान डूब रहे हैं। जान बचाने के लिए लोग छतों पर चढ़ रहे हैं। बस गनीमत यह है कि रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। ये कोई नदी नहीं बल्कि कॉलोनी है, जहाँ चारों तरफ बस पानी का कब्जा है। घरों की हालात भी देख लीजिए, जो आधे से ज्यादा इस सैलाब में डूब चुके हैं। सबसे ज्यादा हाल इंसान का खराब है, क्योंकि जिन मकानों में वो रहते थे वो पानी की जद में हैं और उन्हें जान बचाने के लिए छत का सहारा लेना पड़ा। राहत की बात ये रही कि जैसे ही यहाँ हालात बिगड़े, तुरंत नाव से रेस्क्यू टीमें पहुंची और बिना देरी किए लोगों को वहां से निकालने का अभियान शुरू किया। पानी ने इतनी तेजी से इलाके में कब्जा किया कि लोगों को संभालने तक का मौका नहीं मिला। इस मकान में जो परिवार था वो वहीं फंस गया, जिन्हें बचाने के लिए सेना की टीमें मौके पर पहुंची और खतरे में फंसी उनकी जान को वहां से निकाला। उधर जम्मू में हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हैं। कई स्थानों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो अब नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर चुका है। और मौसम विभाग की तरफ से जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। जगह जगह गाड़ियां फंस रही हैं और लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। तबाही की एक और तस्वीर आई, जिसमें एक कार सड़क किनारे गोते लगाती दिखी। कार सवार किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन गाड़ी अब भी वहीं फंसी है। जम्मू में पिछले 24 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। यहाँ तक कि नदी भी उफान पर है और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और हालात हर घंटे बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन अगर बारिश यूं ही जारी रही तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर में डोडा में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली। यहाँ नदी के उफान की वजह से टैंकर सैलाब में समा गया, जबकि पहाड़ से मलबा आने से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अचानक बादल फटने से नदी उफान पर आ गई, जिससे टैंकर कागज के तिनके की तरह बह गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी, जिसमें टैंकर बहता नजर आया। टैंकर को देखकर ऐसा लगा मानो कि लहरों में कोई नाव बह रही हो। टैंकर कुछ ही दूरी तक बहने के बाद सैलाब में समा गया। जो कारा मार्केट के सामने से दरिया गुजरता है, इसका बहाव काफी ज्यादा तेज है। ऐसी ही तस्वीर डोडा के दूसरे इलाके से भी सामने आई है, जहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आ गिरे, जिससे सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। डोडा में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। और ऐसा ही कुछ डोडा के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिला। घर सैलाब में समा गए, पेड़ हो, सड़कें हो, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर दिख रही है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि नदी की उफनती लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा थीं। डोडा से जो तस्वीरें सामने आईं, उसने हर किसी को खौफ से भर दिया, क्योंकि अचानक बादल फटने से नदी उफान पर आ गई। उसकी जद में जो कुछ भी आया वो बहने लगा, चाहे वो पेड़ हो या फिर सड़कें, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। पहाड़ से उतरते सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो कोई झरना उतर रहा हो, जिसकी लहरें इतनी खौफनाक थीं कि वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। ऐसी ही तस्वीरें डोडा के दूसरे इलाके से सामने आईं, जहां नदी उफान पर बहती दिखाई दी। नदी किनारे बना मंदिर भी उन लहरों की चपेट में आ गया और उसके आसपास मौजूद मिट्टी नदी के साथ बह गई। गनीमत ये रही कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। नदी पर बना चंद सेकंड में सैलाब में ये पुल समा गया और भारी बारिश से पहाड़ का मलबा भी सड़कों पर दिखा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से जो तस्वीरें सामने आई उसमें बादल फटने के बाद पहाड़ से तेज रफ्तार से पानी के पहाड़ का मलबा आता नजर आया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप गई, क्योंकक्योंकि जिस पहाड़ से मलबा आ रहा था वहां एक पुल भी मौजूद था, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। ये क्या कर रहे हैं पुल पे? भागो! पहाड़ से पानी के साथ आ रहे मलबे देखकर ऐसा लगा कि पुल भी उसके साथ बह जाएगा, लेकिन पुल ऊंचाई पर मौजूद था, इस वजह से हादसा टल गया। किश्तवाड़ के दूसरे इलाके से ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से उस पर बना पुल चंद सेकंड में जल समाधि ले ली। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से हालात बद से बदतर हो चुके हैं, हर जगह तबाही देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की लहरें तांडव मचाने को तैयार दिख रही हैं। लगातार ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है और इसके बाद कुल्लू और मनाली में तबाही का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ब्यास नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लहरों के रास्ते में जो भी आ रहा है बर्बाद हो जा रहा है। देखिए ब्यास नदी का सैलाबी मंजर, उफनती लहरें और कुदरत का प्रचंड प्रहार। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद का दृश्य है जो बेहद डरावना है। लहरें इतनी खौफनाक हैं कि किनारे पर बनी रोड पूरी तरह तबाह हो गई। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लहरों का शोर ही सुनाई दे रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। आसपास घरों में रहने वाले लोग खौफ में हैं। घरों तक पहुंचने वाली रोड इन लहरों ने तोड़ दी। किसी भी वक्त नदी अपनी धारा बदल सकती है और रिहायशी इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। ब्यास नदी की उफनती लहरें कुल्लू और मनाली में तबाही का ट्रेलर दिखा रही हैं। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश से कई घरों में गिरने का खतरा बना हुआ है। मनाली में तो कई पुल ताश के पत्तों की तरह बहते नजर आ रहे हैं। और तबाही का ये मंजर भी देखिए कितना भयानक है। ब्यास नदी की लहरें अपने साथ मकान दुकान सब बहाकर ले जा रही हैं। बर्बादी का ये दृश्य हिमाचल के कुल्लू का है। नदी किनारे घरों में खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस तस्वीर में देखिए नीचे से ब्यास नदी की लहरें बह रही हैं और चंद सेकंड में ये पूरा मकान नदी में समा गया। गनीमत रही कि घर में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। वहीं मनाली की ये तस्वीर भी डरा रही है। देखिए कैसे ये पुल ब्यास नदी की लहरों के आगे हार गया। लहरों की टक्कर से पुल के किनारे कमजोर पड़ गए और उफनती लहरों के टकराने से ये पुल धराशायी हो गया। इतना ही नहीं, ब्यास नदियों के किनारे पर बनी सड़कें भी लहरों के टकराने से उखड़ रही हैं। ये देखिए कैसे सैलाब के टकराने से सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में बह गया। हिमाचल में कुदरती की तबाही का ट्रेलर थमने का नाम नहीं ले रहा। कुल्लू के अलावा मनाली में भी तबाही ही तबाही दिख रही है। ब्यास नदी में उफान के चलते सड़कें बर्बाद हो रही हैं और इसी वजह से कई वाहन नदियों में समा गए हैं। मनाली में एक मिनी ट्रक भी नदी में बह गया। और ये रही उस खौफनाक हादसे की तस्वीरें। देखिए कैसे सड़क नीचे से खोखली हो गई है और मिनी ट्रक वहीं पर खड़ा हो गया है, लेकिन चंद सेकंड में ही लहरों के टकराने से सड़क का पूरा हिस्सा कट जाता है और सड़क के ऊपर खड़ा ये मिनी ट्रक नदी में समा जाता है। दरअसल लगातार बारिश होने के बाद पहाड़ों की मिट्टी लगातार खिसक रही है और ब्यास नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे उसके किनारे पर बनी सड़कों पर खतरा ज्यादा बढ़ गया है। ये ट्रक भी उसी तबाह हुए रास्ते से गुजरता है, लेकिन सड़क कमजोर होती है और ट्रक सड़क समेत सैलाब में बह जाता है। ये घटना मनाली के वामतट मार्ग की है, जहां सड़क ब्यास नदी के बहाव से कट गई और ये भीषण हादसा हो गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसी वजह से नदी के किनारे बने होटल के पीछे का बड़ा हिस्सा बह गया। और होटल का सिर्फ नाम ही रह गया, जबकि होटल के पीछे का हिस्सा सैलाब में बह गया। पूरा का पूरा अभी दिन निकला है। हिमाचल प्रदेश के मनाली से जो वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी की लहरें उठती दिखाई दी। जिससे मिट्टी का कटान तेज हो गया और उसके किनारे बना होटल बह गया, जबकि नदी के किनारे बने कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसी ही तस्वीरें मनाली के दूसरे इलाके से सामने आई है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से हाईवे का बड़ा हिस्सा सैलाब में समा गया, जिसकी वजह से वहां गहरा गड्ढा हो गया। हाईवे पर गहरा गड्ढा होने की वजह से वहां से गुजर रहे लोग सड़क के दोनों तरफ फंस गए, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है, जिससे कई गाँवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है।
हिमाचल प्रदेश की मंडी में इन दिनों आसमानी आफत से जबरदस्त तबाही मची हुई है। नदियां उफान पर है, पूरा शहर थम चुका है और अब तो नदी का रौद्र रूप धार्मिक स्थलों पर भी दिखने लगा है। ये तस्वीर मंडी की है, जहां प्राचीन मंदिर अब नदी के प्रचंड बहाव से पूरी तरह घिर चुका है। मंदिर के चबूतरे के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसा लगता है जैसे नदी धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रही हो। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मंदिर परिसर में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, आस्था की पहचान है, जो आज कुदरत के कोप का गवाह बन रहा है। मंडी की ये तबाही बताती है प्रकृति किस तरह रौद्र रूप धारण कर चुकी है। आसमान से लगातार आफत की बारिश हो रही है और पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। यहाँ तक कि पूरा इलाका सुनसान पड़ा है, जैसे किसी ने शहर को रोक दिया हो। नदी किनारे लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पर ये मानसून कहर बनकर टूटा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, घरों में कैद हैं, लेकिन खतरा तो वहां भी पहुंच रहा है जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों को निगलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांगड़ा से आए एक वीडियो में तो इस पानी में कारें तक बहती नजर आ रही हैं। पहली नजर में तो भरोसा ही नहीं होता कि ये कैसे संभव है, लेकिन वीडियो ने बाढ़ की पूरी ताकत सामने रख दी। बाढ़ के पानी में कारें नाव की तरह तैरने लगी, लेकिन जरा रुकिए, सिर्फ कार ही कहां, स्कूटी भी पानी में तैरती नजर आ रही है। बाढ़ की चपेट में आए इस घर के लोगों ने तो छत पर डेरा जमा लिया, लेकिन गाड़ियों को कहां ले जाते और अपनी आंखों के सामने इन्हें बहता देखने लगे। बारिश और बाढ़ का पानी इतना तेजी से परिसर में भरा कि वहां मौजूद कारें भी पानी में बहने लगी। किस्मत रही कि ये कारें पेड़ों, झाड़ और दीवारों की ओट में जाकर रुक गईं, वरना बहाव इतना तेज था कि कहां पहुंचती कोई नहीं जानता।